मैं सूरज। आज एमपी टेट के हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। आप देखिए, एक बच्चे के विकास पर उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों क्या डालते हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आप देखिए, अगर कोई आतंकवादी का बच्चा है और आतंकवादी ही बन जाए तो अक्सर लोग कह देते हैं कि उसका पिता ऐसा था। तो मतलब उन्होंने किसकी बात की? उसके विकास पर वंशानुक्रम की। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी का बच्चा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, तो लोग कहेंगे कि उसका लालन पालन ऐसे वातावरण में हुआ था। तो मतलब उसके विकास पर किसने प्रभाव डाल दिया? वातावरण ने। तो इस तरह से आज हम अध्ययन करेंगे कि क्या वातावरण और वंशानुक्रम किसी बच्चे पर प्रभाव डालते हैं। प्रभाव डालते हैं तो क्या इसका स्तर है। सबसे पहले हम देखते हैं वंशानुक्रम को। वंशानुक्रम या आनुवांशिकता क्या है? हमें हमारे पूर्वजों से जो मानसिक और शारीरिक लक्षण प्राप्त होते हैं, हमारा रंग रूप आकार जैसे हम दिखाई देते हैं, हमारी बुद्धि, हमारे मानसिक क्षमताएं जो हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त होती हैं, वो उन दोनों गुणों का मतलब आप कह सकते हैं, मोटा मोटा अगर देखें, कि हमारे मानसिक और शारीरिक लक्षणों का जो मिश्रण हमारे में दिखाई देता है, हमारे पूर्वजों से दोनों जो प्राप्त होता है, वही हमारा क्या है? वंशानुक्रम है। इस संबंध में ड्रेवर ने एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन दी है, कोटेशन दी, आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है कि ड्रेवर कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। ड्रेवर का मानना है कि माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक लक्षण हैं, वो बच्चों में जो दिख रहे हैं, जो बच्चे को अर्जित हो रहे हैं, वही वास्तव में उसका क्या है? वंशानुक्रम है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम का मतलब है कि वो कौन से नियम हैं वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरित होने के। तो पहला है समानता का नियम। देखिए, समानता का नियम ये कहता है कि जिस तरह से माता पिता होंगे उसी तरह से संतान होगी। मतलब समान से समान की उत्पत्ति होगी। एक उदाहरण के लिए, बिल्ली से बिल्ली की उत्पत्ति होगी, किसी अन्य जीव की नहीं हो जाएगी। तो समानता का नियम कहता है मतलब जिस तरह से माता पिता है उसी तरह से क्या होगी? संतान होगी। फिर एक नियम है भिन्नता का नियम। दूसरा नियम है भिन्नता का नियम। ये कहता है कि माता पिता से संतान कुछ मामले में भिन्न होगी, मतलब कुछ लक्षण उसमें भिन्न होंगे, पूरी तरह से भिन्न नहीं होंगे, कुछ लक्षण उसमें अलग होंगे। तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि इस नियम के तहत जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो माता पिता से ठीक विपरीत लक्षणों की होगी। मतलब जिस तरह से माता पिता हैं उसके बिल्कुल अलग संतान की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। तो ये तीन महत्वपूर्ण नियम हैं वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरित होने के। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत को। वंशानुक्रम के सिद्धांत मतलब किन नियमों के तहत वंशानुगत लक्षण स्थानांतरित होते हैं, उससे संबंध में वैज्ञानिकों ने कुछ अपने सिद्धांत दिए हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों, अलग अलग जीव वैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांत हैं यहाँ पर। जैसा पहला सिद्धांत है जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्यों की निरंतरता के सिद्धांत को दो और नामों से जाना जाता है: बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत या मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा मूल जीवाणु का सिद्धांत किसने दिया, या बीज कोष के सिद्धांत किसने दिया, या जनन द्रव्यों का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा बीजमैन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन। इसमें बीजमैन ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाले जो मूल जीवाणु हैं या जनन द्रव्य हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। वो मनुष्य में अंडाणु और शुक्राणु के रूप में, नर और मादा में अंडाणु और शुक्राणु के रूप में संचित होते हैं और आने वाली पीढ़ियों में ये स्थानांतरित हो जाते हैं और उन पीढ़ियों के मानसिक और शारीरिक गुणों का क्या करते हैं? विकास करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तो ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसे रट लीजिएगा। अगला सिद्धांत दिया है लैमार्क ने। लैमार्क का सिद्धांत है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। मतलब माता पिता अपने जीवन संघर्ष के दौरान जिन गुणों का अर्जन करते हैं, जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं प्राप्त करते हैं, वो उनके अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है, ऐसा लैमार्क कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने जिराफ का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, ये बताया जाता है कि जब आसपास की चीजें, घास खत्म हो गई, तो जिराफ जो है ऊपर की ओर सिर करके पेड़ों की पत्तियां खाना शुरू करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे करते करते आज जिराफ की गर्दन क्या हो गई? इतनी लंबी हो गई। ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित करने की क्या की कोशिश की। देखिए कैसे जिराफ का जीवन संघर्ष उसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुआ और जिराफ की आज गर्दन क्या है? इतनी लंबी हो गई है। आगे देखते हैं।
अगला सिद्धांत दिया है, तीसरे नंबर का सिद्धांत है हमारा उपार्जित लक्षणों का असंचरण का सिद्धांत। बीजमैन ने लेमार की थ्योरी को से अलग सिद्धांत दिया। बीजमैन ने कहा कि जो माता पिता गुणों का अर्जन करते हैं वो दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती। अपने प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने चूहों की कई पीढ़ियों पर प्रयोग किया। कई पीढ़ियों तक वो चूहे की पूंछ काटते रहे और किसी भी पीढ़ी में कोई भी पूंछ कटा चूहा पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर अगर लक्षण हस्तांतरित होते तो किसी न किसी पीढ़ी में पूंछ कटा हुआ चूहा पैदा होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कोई गुणों का संचरण नहीं होता। इसी तरह से और भी मनोवैज्ञानिकों ने और भी जीव वैज्ञानिकों ने पुष्टि करने की कोशिश की कि मान लीजिए माता पिता कोई भाषा सीख लेते हैं, किसी नई भाषा का अर्जन कर लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने रसियन सीख ली, तो क्या जन्म से बच्चा रसियन बोलने लगेगा? ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने सिद्ध किया कि कोई लक्षण हस्तांतरित नहीं होते। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया उन्होंने, अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो चौथे नंबर का हमारा सिद्धांत आया वो आता है जीव सांख्यिकी सिद्धांत, जो गाल्टन ने प्रतिपादित किया। गाल्टन ने ये कहा कि माता पिता के गुण बस नहीं बल्कि पूर्वजों के गुण भी, पूर्वजों के अर्जित किए गई क्षमताएं भी बच्चों में क्या होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। मतलब बच्चे में माता पिता के साथ साथ पूर्वजों के भी गुण आते हैं। जैसा आप एक ऐड काफी चर्चित होता है बिनानी सीमेंट का, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बताते हैं कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, आपके नाक में, आपके कान में, आपके नाक आंख कान की बनावट में अक्सर आप कह देते हैं दादाजी जैसे नाक है। तो वो उस ऐड में दिखाते हैं कि ऐसे उनके माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक लक्षण थे आज उनके बच्चों में, उनके पोती में दिखते हैं। तो यही कुछ कहना चाह रहे हैं गाल्टन। और गाल्टन ने इस सिद्धांत में एक फॉर्मूला भी प्रतिपादित किया, उनकी थ्योरी से निकल कर आता है कि वंशानुक्रम इक्वल टू होता है, वंशानुक्रम का उन्होंने बताया कि 1/2 गुण माता पिता के, 1/4 गुण दादा दादी, यहां पर नाना नानी भी होंगे, और 1/8 गुण पर दादा दादी के, और 1/16 गुण बच्चों में उनके पूर्वजों से आते हैं। इस तरह से पूर्वजों का भी योगदान एक बच्चे के अंदर होता है। ये उन्होंने सिद्ध करने की गाल्टन ने क्या की, अपने जीव सांख्यिकी सिद्धांत के द्वारा पुष्टि की उन्होंने। आगे देखते हैं। अब इस टॉपिक के दूसरे फेज को देखते हैं, वातावरण या पर्यावरण। मनुष्य को प्रभावित करने वाला सबसे प्रधान कारक, अगर आपसे कहे कि वंशानुक्रम और वातावरण में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा होता है, तो वातावरण होता है, करता है मनुष्य के विकास को प्रभावित। तो मनुष्य के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। वातावरण है क्या, आप जहां भी रहते हैं आपके चारों ओर जो चेतन चीजें, चेतन का मतलब होता है जो जीवित चीजें हैं, और जो अजीवित चीजें, अचेतन चीजें आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वास्तव में वो आपका क्या है, वातावरण है। और वो वातावरण आपके निर्माण में, एक बच्चे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ही माता पिता की 2 संतानें जिनमें एक ही तरह का हो सकता है कि वंशानुक्रम, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हों, एक बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया जाए, एक को साधारण किसी स्कूल में डाल दिया जाए, तो दोनों की चीजों में, क्षमताओं में आप क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। ये सीधा प्रभाव किसका हुआ, वातावरण का हुआ। जबकि वंशानुक्रम तो एक जैसा ही था, लगभग एक जैसा था, हो सकता है जुड़वा संतान में भी ऐसा किया जाए तो आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस संबंध में रॉस ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। रॉस कहते हैं कि पर्यावरण कोई ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये रॉस ने कहा है, आपको ये कोटेशन रट लेनी है। आगे देखते हैं। अब वातावरण के प्रकार हम देखते हैं। वातावरण के प्रकार का मतलब है कि कौन कौन से वातावरण हो सकते हैं जो बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, आप एनवायरमेंट में और तरह के वातावरण पढ़ेंगे, पर यहाँ पर 2 तरह का वातावरण होगा जो बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा, पारिवारिक वातावरण और विद्यालयीन वातावरण। पारिवारिक वातावरण, आप देखिए बच्चे का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। बच्चे का पहला विद्यालय क्या होता है, उसका परिवार होता है, और उसका पहला शिक्षक उसकी क्या होती है, माँ होती है। पारिवारिक संबंध कैसे हैं, पिता माता के संबंध कैसे हैं, आप आसपास परिवार में जो सदस्य कैसे हैं, ये बच्चे पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ध्यान रखिएगा। इसलिए आप देखिए कि अक्सर डॉक्टर का बच्चा क्या हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है। साइंटिस्ट का बच्चा अक्सर क्या बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पारिवारिक वातावरण ने उस पर क्या डाला, प्रभाव डाला। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जो औपचारिक शिक्षा है, जो बालक अपने जीवन की अनौपचारिक शिक्षाएं हैं, लिखा भी हुआ है, मैंने पॉइंट आउट किया, अनौपचारिक शिक्षाएं हैं वो अपने परिवार से प्राप्त करता है। ये अनौपचारिक शिक्षाओं को हम भारतीय पृष्ठभूमि में संस्कार कह सकते हैं।
जैसे पारिवारिक संस्कार होते हैं बच्चे के बिल्डअप में, बच्चे के निर्माण में उसके संस्कार कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप अक्सर कह देते हैं अच्छे परिवार का व्यक्ति है, अच्छे संस्कार का व्यक्ति है। अब देखिए विद्यालयीन वातावरण, जो विद्यालयीन वातावरण है, विद्यालय जो है बच्चे का बालक का द्वितीय विद्यालय है। मतलब प्रथम विद्यालय तो परिवार होगा, तो द्वितीय विद्यालय वास्तव में विद्यालय होता है, और बाल्यावस्था ही प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कही जाती है। और बच्चे को जो औपचारिक शिक्षा है, जो आज आप चीजें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये औपचारिक शिक्षा बच्चे को कहाँ से प्राप्त होती है? विद्यालय से प्राप्त होती है। यहाँ पर विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहाँ जेंडर डिफरेंस तो नहीं किया जा रहा, सबसे समानता का व्यवहार किया जा रहा है, और बच्चे के मनोदशा पर विद्यालय और उसके शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका इस समय क्या हो रहे हैं? निभाते हैं। तो इस तरह से ये दो वातावरण के प्रकार बच्चे के विकास में, उसके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं? निभाते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।